मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नगरीकरण या अर्बनाइजेशन। हमको ये पता है कि किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है या जो उसका जनगणना की जाती है या उसकी जो काउंटिंग की जाती है वो दो वर्गों में विभाजित होती है। एक होती है ग्रामीण जनसंख्या, एक होती है नगरीय जनसंख्या। और ये जो दोनों वर्ग होते हैं ये किसी भी दृष्टि से भिन्न नहीं है, क्योंकि दोनों वर्गों में अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक जीवन की जो दृष्टि है उसमें दोनों के में अंतर होता है। हमें ये पता है कि जो व्यवसाय है या हमारी सामाजिक या आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं या उनके जो आपस में या पारस्परिक अंतर क्रियाएं हैं उनके स्तर में बहुत विषमताएं तथा अंतर होते हैं। अर्थात जो रूरल एरियाज़ है या जो अर्बन पॉपुलेशन है या रूरल पॉपुलेशन है उनके ऑक्यूपेशन, सोशल, इकोनॉमिक जो व्यवस्थाएं हैं या जो सिस्टम्स हैं उनमें हमको अंतर देखने को मिलता है। और जो आपकी नगरीयकरण होता है या जो किसी भी देश में अर्बनाइज्ड एरियाज़ होते हैं वह उस देश का सामाजिक आर्थिक विकास के दर्पण होते हैं। अर्थात उनका आर्थिक विकास या जो सामाजिक आर्थिक विकास है वो नगरीकरण आधारित होता है। हमको ये पता है कि जो नगर केंद्र होते हैं उसमें जो भारतीय जनगणना विभाग है उसने जो मेन आधार प्रस्तुत किया है, अर्थात अर्बनाइजेशन या अर्बनाइज सेंटर्स कैसे बनते हैं या उनका क्या बेस है, किस सिटी को हम अर्बनाइज्ड बोलते हैं, किस एरिया को हम अर्बनाइज्ड बोलते हैं, किस सेंटर को हम अर्बनाइज्ड बोलते हैं, उसके कुछ फंडामेंटल थिंग्स होती हैं या उनके कुछ आधार होते हैं जिनके आधार पर उनको अर्बनाइज्ड माना जाता है। सबसे पहले या तो उस स्थल में नगर पालिका होगी यानी कि म्यूनिसिपैलिटी होगी या कोई कॉरपोरेशन होगा या वो कोई कैंटोनमेंट एरिया होगा या कोई भी वो नोटिफाइड टाउन होगा या आप यूँ से कह सकते हैं वो नगर निगम है, ये नगर निकाय है। ये सारी जो स्थानीय प्रशासन जो होता है वो वहाँ पे कोई ना कोई एक प्रशासनिक इकाई कार्य कर रही होती है। यानी कि कोई भी चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो, कॉरपोरेशन हो, कैंटोनमेंट हो, आपका सिटी कॉरपोरेशन हो, इन सब पर आधारित रहता है। और दूसरा हम देख सकते हैं कि जो अर्बनाइज्ड एरियाज़ होंगे वहाँ पे कम से कम जो मिनिमम पॉपुलेशन होगी वो 5000 होगी और जो वहाँ की मेल पॉपुलेशन है उसका जो 75% पार्ट है, अगर ये हम पुराने परिवेश में देखें तो हम यूँ कह सकते हैं हाँ पुरुषों की क्रियाशीलता या मेल एक्टिविटीज़, लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं एक्टिविटीज़ जो हैं वो कृषि कार्यों के अलावा होंगी। यानी 75% जो पुरुष हैं वो एग्रीकल्चरल से परे होंगे या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ना लीन होकर किन्हीं और कार्यों में लगे होंगे। और ऐसे एरियाज़ में प्रति वर्ग किलोमीटर जो डेंसिटी है या जनसंख्या का घनत्व है वो कम से कम 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर होता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि नगरीकरण के लिए सबसे पहले वहाँ एक कोई लोकल गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए, 5000 कम से कम लोग होने चाहिए, 400 व्यक्ति पर किलोमीटर होने चाहिए और 75% जो लोग हैं वो कृषि के अलावा अन्य एक्टिविटीज़ में लगे हुए होने चाहिए। इसी के उपरांत अगर हम देखते हैं तो 1979 में एक वर्ड आया था अर्बन एग्लोमरेशन या नगर समूह। यह भी एक संकल्पना विकसित हुई थी। इसका ये ऐसा नगर होता था जिसके निरंतर बाहर की ओर जिसका डेवलपमेंट हो रहा था। अर्थात अर्बन एग्लोमरेशन होता है जो मेन आपकी अर्बन सिटी है उससे बाहर की ओर अगर जनसंख्या बढ़ रही है या कई बार 2 या उससे अधिक नगर जो होते हैं
बाद में वो मिल भी जाते हैं, जैसे कि हैदराबाद, सिकंदराबाद, दिल्ली, मेरठ, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, ये सब क्या है, इनका जो जनसंख्या का विकास था वो मेन सिटी से बाहर की ओर होता गया और वो एक तरह से अर्बन एग्लोमरेशन या एक नगर समूह बना लेते हैं। और हमारे यहाँ तो अगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली जो नगरीय बस्ती होती है उसको सिटी कहा जाता है। इंडिया में हम लोग सिटीज़ के लिए ये मान के चलते हैं 1 लाख जहाँ की पॉपुलेशन मिनिमम है वो अर्बन सिटीज़ में आ जाती है। अब अगर हम इसको देखते हैं कि हमारा यहाँ जो नगरों का विकास हुआ वो कैसे हुआ, जो एवोल्यूशन ऑफ सिटीज़ हुआ इंडिया में वो कैसे हुआ, ये आप बोर्ड पर भी देख रहे हैं, मैंने आपको लिखा है। हमारे यहाँ 5 कालों में हमने भारत में नगरों के विकास को बांटा है। सबसे पहला हमने लिया है हड़प्पा युग, जो कि 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का काल माना जाता है। हमको ये पता है कि सभ्यता कालीन के बारे में जब हम मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा यानी जो सिंधु घाटी थी, वहाँ पे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगरों की रचना और विन्यास का ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारे जो विद्वान हैं उनके अनुसार रोपड़ नगर भी 4000 वर्ष प्राचीन व्यापारिक नगर है। तो इस तरह से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जब खुदाई में ये सिटीज़ मिले हैं उसको हमने देखा कि वो 3000 पूर्व सिंधु घाटी में शहरों का विकास हुआ था। इसके बाद आपका आया था वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक है। इसमें वैदिक काल या भारतकालीन जो नगर थे उनके बारे में हमको डिस्क्रिप्शन या विवरण मिलता है। जैसे आपको कुरुक्षेत्र का नाम आया, पहोवा आया, थानेश्वर है, कैथल है, पुंडरी है, करनाल, पानीपत, जिंद, सोनीपत, पलवल, ये मुख्य क्षेत्र हैं। और जिसमें कैथल, कुरुक्षेत्र का तो महाभारत में भी इसका जिक्र आता है। और महाराष्ट्र के रामटेक, मानसर, मणिकल कुंड, भीवपुर, डोंगार ताल, भद्रापन, नांदीवर्धन थे। बंगाल था, सौराष्ट्र था, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी कई व्यापारिक और प्रशासनिक, धार्मिक, तीर्थ व औद्योगिक नगर स्थापित हुए थे। यानी कि हमारा जो नगरों का विकास है वह काफी प्राचीन काल से चल रहा है। इसके बाद आपका आया था बौद्ध काल से मध्य काल के आरंभ तक, जिसको कि प्राचीन ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। इवन इसको लोह युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी शुरू हो गया था, इस कारण सिटीज का निर्माण भी हो रहा था। ये जो काल था, जो कि 800 ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी तक का काल है। और इसमें जो चीनी यात्री आपके आए थे, वैनसेन आया था, फाइन आया था, इनके जो लेख हैं उसमें भी आपके नगरों का उल्लेख मिलता है। फिर बौद्ध काल तथा उसके पश्चात चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, इन सबके काल के नगरों का भी विवरण हमको इतिहास में देखने को मिलता है। तक्षशिला थी, नालंदा विश्वविद्यालय नगर हुए, सांची, राजगिरी, अजंता, कोंडा, त्रिपुरा, यहाँ पे आपके भव्य नगर स्थापित हुए। इस तरह से हम देखें तो पाटलिपुत्र, काशी, प्रयाग, लखनऊ, गया, दरभंगा, मेरठ, झांसी, आगरा, कुरुक्षेत्र, अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, पुष्कर, उज्जैन, इंदौर, नागपुर, कुरनूल, बेलगांव, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, तंजौर, मथुरा आदि नगर सब बौद्ध काल में स्थापित हुए हैं। और इसके बाद आपका आया था मध्य ऐतिहासिक काल या मध्यकाल, जो कि 13वीं शताब्दी से 1800 ईस्वी तक था। ये पृथ्वीराज के समय से ही देश में आपके विदेशी आक्रमणों का कारण नगरों का क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय होने शुरू हो गए थे या नगरों का नाश शुरू हो गया था। कई नगर गढ़ों में भी परिवर्तित हो गए थे। ऐसे ही आपको पता हो तो अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी व आगरा दोबारा स्थापित हुए थे।
उससे पहले इनका विनाश हो चुका था। फिर दिल्ली का पुनर्निर्माण किया था शाहजहां ने। औरंगाबाद, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, मैसूर आदि नगरों का भी विकास किया गया था। तो ये सारा जो काल है, मुगल काल के टाइम पे किस किस सिटीज़ का दोबारा से डेवलपमेंट हुआ था। और फिर आपके आए थे आधुनिक काल, जो कि 1850 के बाद से अंग्रेजों ने चेन्नई और कोलकाता में अपने कार्यस्थल स्थापित किए थे। इसी समय में मुंबई का भी विकास हुआ, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनको पोर्ट्स या पत्तनों का विकास उन्होंने अधिक किया ताकि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाए। फिर उन्होंने सैनिक नगरों का अलग से विकास किया, राजधानी नगर बनाए, हवाई अड्डे, रेल परिवहन के स्थल का विकास किया, औद्योगिक और व्यापारिक महत्वों के नगरों का विकास हुआ, पर्वतीय क्षेत्रों का विकास हुआ, क्योंकि वो पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाते थे। और इस तरह से उन्होंने पर्यटन केंद्र, शिक्षा केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, अनेक तरह के इन्होंने नवीनीकरण किया या उनको न्यूली डेवलप किया, जिसमें चेन्नई, कांजीवरम, मदुरै, कोयम्बटूर, इंदौर, नागपुर, भोपाल, बड़ौदा, ये लोग नए सिरे से डेवलप्ड हुए सिटीज़ हैं। फिर जो आपके एडविन लुटेंस थे, उन्होंने नई दिल्ली के पुनर्निर्माण की योजना बनाई थी। और आज भी दिल्ली में एडविन लुटेंस नाम का एरिया है, रोड भी है। तो इस तरह से ब्रिटिश काल में जो ये आधुनिक काल जो आपका आज चल रहा है, इसमें ब्रिटिश काल में नए तरह से उन्होंने नगरों का विकास किया। जैसे उन्होंने क्या किया था, सैनिक नगर में उनके कौन से थे, मेरठ, आप अजमेर जाते हैं, नसीराबाद, फिरोजपुर, अंबाला, ग्वालियर, जबलपुर, बेंगलुरु, इस देहरादून, ये अंग्रेजों द्वारा सैनिक नगर बनाए गए, केंद्र बनाए गए। फिर प्रशासनिक, जिसमें कि राजधानी नगर आ जाते हैं, हैदराबाद है, बड़ौदा, मैसूर, भोपाल, इंदौर, गांधीनगर। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए, शिमला, मसूरी, नैनीताल, कसौली, धर्मशाला, कोडाईकनाल, कन्नूर, पंचमढ़ी, इस उटकमंड, महाबलेश्वर, शिलोंग, डलहौजी, दार्जिलिंग, ये उनके स्वास्थ्य केंद्र थे। और औद्योगिक नगरों में आपके आते थे जमशेदपुर, कानपुर, रूरकेला, भिलाई, दुर्गापुरा, जहाँ पे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हो रहे थे। शिक्षा में रुड़की, सागर, अलीगढ़, शांति निकेतन, वाराणसी, इलाहाबाद। कुछ इन्होंने रेल मार्ग के जंक्शन बनाए, जैसे अजमेर है, इटारसी है, नागपुर, पटना है। फिर इन्होंने कुछ आपके पोर्ट्स को भी डेवलप किया था, जो कि हल्दिया है, पारादीप है, कांदला है। और पर्यटन केंद्र भी बनाए थे, जैसे कि कटक, पुरी, गोपालपुरांसी, कन्याकुमारी, उदयपुर, जैसलमेर, गोवा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आधुनिक काल में नगरों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। अब अगर हम नगर के आकार के अनुसार देखें तो कई तरह से हम उसको कर सकते हैं। जैसे कि एक तो हम 1901 में जिनकी संख्या, ऐसे नगर जिनकी संख्या सिर्फ 25 थी, वहाँ सिर्फ नगरीय जनसंख्या का 22.93% लोग निवास करते थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव आते गए। फिर द्वितीय वर्ग के नगर थे, जो 50,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले लोग थे। तृतीय नगर थे जो कि 20,000 से 50,000 तक की जनसंख्या थी उनकी। और चतुर्थ थे जो 10 से 20,000, 5 से 10,000 और 5,000 से कम वाले नगर भी थे। ये तो थे जो कि प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग। और ये 6 तरह के थे, मतलब 5,000 से कम, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 50, 50 से 1 लाख और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो क्षेत्र थे। इस तरह से इनको हम 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आपके बने थे 10 लाखीय नगर, यानी कि जहाँ की पॉपुलेशन मिलियंस में थी, जिसमें कोलकाता है, मुंबई है, अहमदाबाद है, दिल्ली, चेन्नई, कानपुर, विशाखापट्टनम, लुधियाना, नासिक, मदुरै, जबलपुर, धनबाद, देन आपका जयपुर,
लखनऊ, इस तरह से पुणे, सूरत, ये सब आज मिलियन सिटी, मतलब जहाँ की पॉपुलेशन मिलियन से ज़्यादा है, कई 100 लाख के आसपास, जहाँ 10 लाख के आसपास जनसंख्या है, 10 लाख से ऊपर जनसंख्या है, वह सब सिटीज़ आज मिलियनर सिटीज़ कहलाती हैं। तो अब हमको ये चीज़ समझ में हो गई कि हमारे जो नगर हैं वो लगातार जहाँ जनसंख्या बढ़ती जा रही है वो नगरीकरण की ओर बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू। अब हम प्रॉब्लम्स भी देख सकते हैं कि नगरीकरण के कारण कौन सी प्रॉब्लम्स आज भारत में को फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि नगरों के विकास के साथ साथ हमें कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न होती जा रही हैं। इस संदर्भ में जो मम्फोर्ड थे उन्होंने कहा भी था, आधुनिक बड़ा नगर तकनीकी क्षेत्र में सांस्कृतिक पृथकत्व का अपूर्व उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह नगर आर्थिक दृष्टि से अवांछनीय, राजनीतिक दृष्टि से अस्थिर और जैविक दृष्टि से पतनोन्मुख तथा सामाजिक दृष्टि से असंतोषजनक होता है। अर्थात जितना सिटी का डेवलपमेंट होता है, जितना सिटी आपकी नगरीकरण की ओर बढ़ती है, वहाँ पे कई तरह के अवांछनीय तत्व पनपने लगते हैं, राजनीति वहाँ की स्थिर नहीं रहती है और आपके यहाँ से जो सामाजिक दृष्टि से भी वहाँ असंतोष बना रहता है। क्योंकि हमको ये पता है कि जो विकसित देश हैं वहाँ तो बड़े आकार के नगरों का विकास क्या हो गया, रुक सा गया है। वो तो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कार्य करती हैं, जिसके कारण नगर बाहर की ओर फैलते जाते हैं। और जो भारत है जो कि एक विकासशील या डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वहाँ अभी भी सेंट्रीपिटल फोर्सेस कार्य कर रही हैं या केंद्राभिमुखी शक्तियाँ कार्य कर रही हैं, क्योंकि आज भी बाहर से लोग आकर नगरों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं और सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इस कारण से हमारे यहाँ पे जो है नगर विकास के साथ साथ निवास क्षेत्र में व्यावसायिक क्षेत्रों को भी घेरते हुए नगरों की सीमाएं बढ़ती जाती हैं। इसीलिए आज भारत जो है वो कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। सबसे पहली समस्या आती है आवासीय समस्या, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है, औद्योगिक प्रदूषण होता है, नगरीय सुविधाओं का अभाव होने लगता है। जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो आपके रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, तो एज अ रिजल्ट आपकी सुविधाओं में कमी आती जाती है। दैनिक उपभोग की सामग्री का भी अभाव होने लग जाता है, डेली नीड्स जो आपकी हैं वो भी फुलफिल नहीं हो पाती हैं। स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं की कमी होती जाती है। आज आप छोटा सा हम एक एग्जाम्पल कोटा का ही लेते हैं, तो कोटा की पॉपुलेशन को देखते हुए मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे पास उतनी हैं ही नहीं, और जो प्रशासनिक सुविधाएं हैं जैसे कि सड़क है, आपकी शिक्षा है, अस्पताल है, प्रकाश है, वाटर है, जल निकासी, सफाई की परेशानी अत्यधिक नगरीकरण के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इन समस्याओं के कारण नगरीकरण जो बढ़ता है उसके साथ कई तरह के दुष्प्रभाव भी हमको देखने को मिलते हैं। थैंक यू।